सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईएएस के जीके के क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आपके आईएएस के एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेयर डिसीजेज। मोर देन हाफ ऑफ द रेयर डिजीजेज आर जेनेटिक इन ओरिजिन एंड हेंस मेनली इम्पैक्ट चिल्ड्रन. Lysosomal storage disorder is a metabolic disorder caused by excessive release of enzymes. Duchenne muscular dystrophy is a rare genetic disorder caused by alternation of protein on the body. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 3। 1 और 3 को सिर्फ सही है, तो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 से करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A rare disease is a health condition of low prevalence that affects a small number of people compared with other prevalent diseases in the general population. ये एक बहुत रेयर डिसीज़ का जैसा नाम है, कम ही लोगों में फैलता है, बहुत कम लोगों में, जो कि बाकी डिसीज़ के कंपेयर में बहुत कम होता है। दो रेयर डिसीजेज आर ऑफ लो प्रिविलेंस एंड इंडिविजुअली रेयर, कलेक्टिवली दे अफेक्ट अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. 80% of rare diseases are genetic in origin and hence disproportionality impact children, hence statement 1 is correct. तो ये 80% इसमें जो है जेनेटिक तौर पे हो जाते हैं, जेनेटिक तरीके से, इसीलिए ये ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करते हैं. इन इंडिया देर आर 56 to 72 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय रेयर डिसीजेज. इंडिया में 56 से 72 मिलियन लोग रेयर डिसीजेज से अफेक्टेड हैं. फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर. It is an inherited metabolic disease that is characterized by abnormal buildup of various toxic materials in the body cells as a result of enzyme deficiencies. Hence statement 2 is correct. तो ये जो lysosomal storage disorder है, ये तब होता है जब जो ये मेटाबॉलिक डिसीज़ आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, वो जब बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से टॉक्सिक मटेरियल बिल्ड करने लगते हैं और बॉडी के एंजाइम्स में डिफिशियंसी आ जाती है, एंजाइम्स की डिफिशियंसी आ जाती है. तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं होगा इसीलिए. इट मे अफेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द स्केलेटन, ब्रेन, स्किन, हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देयर आर करेंटली नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर मैनी लोसमल स्टोरेज डिसीजेज. इस डिसीज़ के कई उसके तो मतलब अभी ढंग से ट्रीटमेंट ही नहीं बना है. फिर ड्यूकेनी मस्कुलर dystrophy. It is a genetic disorder characterized by a progressive muscle degeneration and weakness due to the alterations of protein called dystrophin that helps keep muscle cells intact. Hence statement 3 is correct. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है DMD, इसका शॉर्ट फॉर्म, जिसमें मसल की डिग्रेनेशन होने लगती है और वीकनेस आने लगती है मसल्स में, और फिर प्रोटीन और ये डाइस्ट्रोफिन प्रोटीन का अल्ट्रेशन होने लगता है, जो कि मसल सेल को इंट्रैक्ट करने में मदद करता है. इसीलिए स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगा. इसके सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स, एनलार्जमेंट ऑफ द क्लेव्स, अ वेल्डिंग जॉइंट, ल्यूम्बर लॉर्डिस इन एन इनवर्ड कर्व ऑफ स्पाइन. तो ये चार इसके सिम्टम्स हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन स्टार टॉर्टोइज. तो इंडियन स्टार टॉर्टोइज के 3 स्टेटमेंट दिए, हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इट इज़ लिस्टेड एज वर्नेबल इन IUCN रेड लिस्ट. तो हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट होगा, तीसरा गलत है. देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. Indian star tortoise is found across the Indian subcontinent, more specifically in central and southern part of India and in West Pakistan and in Sri Lanka. Hence statement 1 is not correct. तो इसमें अच्छा, हम लोग को बता रहे हैं इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है. तो स्टेटमेंट 1 नहीं सही है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 नहीं सही है, इसलिए तो इसी हिसाब से इसका पहला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि कुछ वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं. Recently, Indian star tortoise were seized while being smuggled from Andhra Pradesh to Odisha. The species faces 2 threats: loss of habitat to agriculture and illegal harvesting of the pet trade. तो इसको हैबिटाट नहीं मिलता पहला तो रहने के लिए, और इसका इलीगल हार्वेस्टिंग भी की जाती है. अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, 90% of the trade of star tortoise occur as the
पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पेट मार्केट। इसकी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के हिसाब से 90% जिसका ट्रेड होता है स्टार्ट वर्ड इसका, वो तो इंटरनेशनल पेट मार्केट का ही में ही होता है। फिर इफ़ देयर एक्सप्लोटेशन हैज़ कंटिन्यूड एट अ सिमिलर पेस और हैड एक्सपेंडेड अ डिक्लाइन ऑफ ग्रेटर देन 30% वॉज प्रिडिक्टेड बाय 2025। तो अगर इसका ऐसे इसका ये होता रहा तो इसके जो प्रिडिक्टेड है वो 30% 2025 तक इसकी प्रजाति के 30% और ख़त्म हो जाएगा। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 6 के तहत है। शेड्यूल 6, दिस लिस्ट इज ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉट एंडेंजर्ड। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्टेड स्पीशीज बट द प्लेंटी ऑफ एनी वायलेशन इज लेस कंपेयर टू द शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड हैंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 4 में जो है इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को नहीं रखा जाता, इसमें ऐसे स्पीशीज़ को रखा जाता है जिनको प्लेंटी ऑफ वायलेशन, जिनका मतलब गलत काम किया जा रहा हो जिनके साथ, उन्हें रखा जाता है। और स्टेटमेंट 2 फर्स्ट और सेकंड में उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है। और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज़ CITES अपेंडिक्स 1 INCU स्टेटस वनरेबल है, तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू द बैड बैंक consider the following statements. There are banking institutions which are facing balance sheet problems. The banks are restricted from getting involved in leading and taking deposits. Which of the statements are correct? Are correct. तो इसमें ना फर्स्ट ही सेकंड है सही है, ना सेकंड ही सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Recently the Reserve Bank of India RBI governor has agreed to look at a proposal for creating a bad bank. तो अभी अब हम लोग के इंडिया के RBI के गवर्नर ने कहा है कि एक बैड बैंक बनाने की तैयारी हो, उसको प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, बैड बैंक बनाने की तैयारी की। तो अब एक बैड बैंक होता क्या देख लेते हैं। अ बैड बैंक कन्वेज द इम्प्रेशन दैट इट विल फंक्शन एज बैंक बट हैज़ बैड असिस्ट टू स्टार्ट विद। इसको चालू करने के बैड असिस्ट होंगे। टेक्निकली अ बैड बैंक इज एन अरेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC और एन assist management company AMC that takes over the bad loans of commercial banks, manages them and finally recovers the money over a period of time. So statement 1 is not correct. तो बैड बैंक मिला जुला के एक ऐसा बैंक होता है जैसे जिस बैंक के गलत डिपॉजिट्स जो बिगड़े रहेंगे ये उसे मैनेज करेगा, उसे रिकवर करेगा, उस मनी को कुछ ही पीरियड में सही कर देगा पैसे को। एंड द बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लीडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट, बस हेल्प्स कमर्शियल बैंक क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड रिसॉल्व बैड लोन्स। ये कोई डिपॉजिट नहीं लेगा, ना कोई लोन देगा। ये बैड सिर्फ कमर्शियल बैंक्स जो होंगे उनके बैलेंस शीट और गलत सलत लोन्स को रिकवर करने में मदद करेगा। इसे स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। एंड द टर्नओवर ऑफ बैड लोन्स इज नॉर्मली बिलो द बुक लेवल ऑफ द लोन एंड द बैड बैंक ट्राइज टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल सब्सिक्वेंटली। बैड बैंक बैड लोन्स को ही रिकवर करने में मदद करेगा। US बेस्ड मेलन बैंक क्रिएटेड द फर्स्ट बैड बैंक इन 1988, after which the concept has been implemented in other countries including Sweden, फिनलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं US के एक मेलन बैंक ने पहली बार बैड बैंक बनाया था 1988 में। और अभी कंसेप्ट और भी कुछ कंट्रीज जैसे स्वीडन, फिनलैंड और फ्रांस जैसी कंट्रियों में भी फैल रहा है। इंडिया में भी इसको अप्रूवल हो गया, अब देखते हैं कब तक बनता है। द ट्रबल्ड एसेट रिलाइफ प्रोग्राम TARP इन द US। In Ireland, the National Assist Management Agency was established in 2009 to respond to financial crisis. तो ये दोनों खुले थे। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the Central Vigilance Commission (CVC), consider the following statements. The CVC was set up in recommendations of K. Santhanam Committee. The CVC is an investigating agency under the Union Home Ministry. हमें बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द एपिक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कंट्रोल फॉर एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मॉनिटरिंग और विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, एडवाइजिंग various authorities in central government organizations in planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work. CVC is not an
Investigating agency. The CVC either gets the investigation done through the Central Bureau of Investigation or through Chief Vigilance Officer CVO in government offices. Hence statement 2 is not correct. तो ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBI या फिर CVO यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर से कराती है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा। एंड CBC वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन 1964। ये कब सेटअप हुई थी? इसे 1994 में चालू किया गया था। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी हेडेड बाय श्री के राम संत नाम, तो ये इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इन 2003 द Parliament enacted CVC Act conferring statutory status on the CVC. The CVC receives complaints on corruption or misuse of office and to recommend appropriate action. तो CVC क्या करती है? जो करप्ट ऑफिसेज और कंप्लेंट्स होती हैं इनको देख के अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एनी विजिलेंस कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court. On a reference made to it by the President has on inquiry reported that the Central Vigilance Commission or Vigilance Commissioners as the case may be ought to be removed. तो इसके ऑफिसर्स को इतनी आसानी से कोई भी नहीं निकाल सकते, इसको सिर्फ प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, वो भी पूरे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब प्रेसिडेंट देख के निकाल सकता है, नहीं तो इनको जल्दी कोई नहीं निकाल सकता। चलिए अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IRFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ द डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज। इट कुड लीज द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इनमें से 3rd स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही हैं। इट इज़ डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे एंड इट कुड लीज द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवे। इट इज़ द डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। ये एक तरह से इंडियन रेलवे का जो मार्केट का सारा बोरोइंग होता है वो यही संभालता है, फाइनेंशियल का इसका जितना भी फाइनेंशियल पर्पस रहता है सब रेलवे का यही हैंडल करता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इट फॉलोज अ फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक असेस्ट विच इंक्लूड्स लोकोमोटिव कोचेस, वैगॉन्स, ट्रक्स, फ्लैट्स, इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट्स, कंटेनर, क्रेन्स, ट्रॉलीज एक्सेट्रा। इसके फाइनेंस में सारी चीज़ें आती हैं। और फिर it plays a significant role in supporting the capacity enhancement of Indian Railway by financing the majority proportion of their annual plan outlay, which gives a long-term business visibility, the brokerage fees. It is also into leasing railway infrastructure assist and national projects of the Government of India project assist and in leading to other entities under the Ministry of Railway MOR। इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम अपने चैनल पे रोज करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।